can be calculated even when series is open ended. अगर सीरीज आपका ओपन एंडेड है तो भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपन एंडेड सीरीज में की खासियत होती है, ओपन एंडेड सीरीज की खासियत होती है जैसे बिलो 100 अबोव 1000, तो ओपन एंडेड सीरीज है, इसका कोई एंड नहीं है। ऐसे सीरीज में भी आप मीडियन निकाल सकते हैं, लेकिन आप अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। जहां तक एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू की बात है, ये आपकी सीरीज का एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू को इंडिकेट करता है, एंड इट इज गोइंग टू वर्क एज ए पोजिशनल एवरेज। पोजीशन को, उस वैल्यू के पोजीशन को भी बताता है कि ये सेंटर में ही है। एक और खासियत इसकी है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम। इसके एक्सट्रीम से कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब है वैल्यू विच इज एट सेंटर ओनली। एंड इसको ग्राफिकली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले ग्राफ से ही दिया था आपको, कैलकुलेट करके उसको अब निकाला जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स की है। जब हम डिमेरिट्स की बात करते हैं तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसकी खासियत क्या है, इसको सेंटर वाली वैल्यू चाहिए, इसको एक्सट्रीम से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इसकी और खासियत है कि इट कैन नॉट बी यूज इन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इसमें a इंटू बी इज मे और मे नॉट बी इक्वल टू b इंटू ए। ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इट रिक्वायर्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा। आपको सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा और आपको CF भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको निकाल सकते हैं। और साइज ऑफ सैंपल अगर बड़ा है तो इसके गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मोड। मोड इज द वैल्यू विच इज रिपीटेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द सीरीज। It is the size of that item which possesses the maximum frequency. प्यारे बच्चों, ये वो आइटम है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ये वो आइटम है जो फैशन में है। ये वो आइटम है जिसको ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी, जिसकी भी रिपीटेशंस ज्यादा है, उसी आइटम को हम मोड कहते हैं। आइए इसको हम समझते हैं। मोड आप ऑब्जर्वेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, मोड ऑफ ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड से भी निकाल सकते हैं। आपको एक डायग्राम, एक बार ग्राफ या एक हिस्टोग्राम दिया गया है। इस हिस्टोग्राम में आप देखेंगे कि ग्रीन जो बॉक्स है, ग्रीन बार जो है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अगर वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आप कोई और आइटम ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो एक्स आइटम है 4, दिस इज गोइंग टू बी द मोड, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसको और अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे इसे हम निकाल सकते हैं। दो सीरीज आपके सामने है। एक सीरीज में 4, 8, 3, 6, 9, 10, 15 दिया हुआ है। इसमें कोई भी आइटम रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई भी मोड नहीं है। नो मोड इज देयर बिकॉज नन ऑफ देम इज हैविंग मोर देन वन फ्रीक्वेंसी। इन सबकी फ्रीक्वेंसी, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। 6 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसलिए इसमें कोई मोड नहीं है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो दूसरी सीरीज आपके सामने, जिसमें आप देखते हैं 4, 5, 8, 10, 30, 25, 8, 25, 8। नाउ यू कैन सी इसमें 25 जो है 2 बार रिपीट कर रहा है। 25 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 8 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो जिसकी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही मोड होगा। अब देखिए इसके अंदर फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? 8 की। 8 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 3। 25 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2। तो इसके अंदर मोड जो होगा, द वैल्यू ऑफ मोड विल बी द नंबर विच इज हैविंग maximum number of repetition, maximum number of frequency. I hope now this concept is clear. So what if that item with the highest number of frequency is having more than 2? अगर 2 आइटम ऐसे हो जाएं जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है तो दिक्कत हो जाएगी, हाईएस्ट भी और बराबर भी। ऐसे केस में आपको ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड का इस्तेमाल करना होगा। आइए देखते हैं ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड किसे कहते हैं। The mode in class in the case of discrete series is calculated by applying both the method as I just told you, simple inspection or observation method and
ऑफ कोर्स बाय ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, इससे पहले हमने डायरेक्ट सीरीज की बात की थी, इंडिविजुअल सीरीज की बात की थी। अब ये डिस्क्रीट सीरीज में देखिए एक्स और एफ दोनों दिया हुआ है। आप देखिए 5 साल वाले 4 बच्चे हैं, 7 साल वाले 6 बच्चे हैं, 10 साल वाले 9 बच्चे हैं, 12 साल वाले 7 बच्चे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखेंगे मोड कौन सा एज ग्रुप मोड में आता है, तो आप देखेंगे 12 साल वाले 10 साल वाले 9 बच्चे, यानी कि उस ग्रुप में 10 साल वाले 9 बच्चे। जैसे मैंने आपको बताया था, बच्चों का जो डायग्राम मैंने आपको दिया था, पिक्चर दी थी, उसमें मैंने दिखाया था कि 2 बच्चे सेम यूनिफॉर्म सेम ड्रेसअप है, उसी को हमने मोड माना था, उसी की हाइट को हमने मोड माना था। यहाँ पे 9 बच्चे 10 साल वाले हैं, तो इसलिए 10 साल जो है वो मोड कहलाएगा। आइए देखते हैं अब इस केस में क्या होगा। बाय ऑब्जर्वेशन मेथड सिंस 10 एंड 15। अब देखिए 10 और 15 की खासियत क्या है, यहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, और हाईएस्ट ही नहीं है बल्कि इक्वल भी है। दोनों की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट भी है और इक्वल भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारा ये ऑब्जर्वेशन मेथड काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें अब जाना पड़ेगा ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड। ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड में सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा, उसके बाद आप ग्रुपिंग टेबल बनानी होगी, फिर आपको एनालिसिस टेबल बनानी होगी, फिर आपको फॉर्मूला भी अप्लाई करना होगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल की खासियत क्या होगी, सबसे पहले जो वैल्यूज है उनको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, और कॉलम 1 जो होगा उनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ही हम कॉलम 1 कहेंगे। कॉलम 2 में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को 2-2 के पेयर में ऐड करेंगे। कॉलम 3 में क्या करेंगे, हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाकी सबको 2-2 में जोड़ेंगे। कॉलम 4 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को छोड़ देंगे हम, सॉरी कॉलम 4 में हम क्या करेंगे, ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर टू बी एडेड इन सीरीज, उनको 3-3 में हम ऐड करेंगे। कॉलम 5 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, बाकी को 3-3 में ऐड करेंगे। कॉलम 6 में हम क्या करेंगे, पहले 2 को छोड़ देंगे, फिर बाकी को 3-3 के ग्रुप में ऐड करेंगे। अभी इसको हम करके दिखाएंगे आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम हर कॉलम के जो मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एनसर्कल कर लेंगे। आइए देखते हैं इसको हम, ये वही चीज है जो हमने आपको अभी समझाया। जो है पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ होगा। दूसरे में हम ऐड इन 2 करेंगे। तीसरे में हम पहले को छोड़ देंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, बाकी को 2-2 में जोड़ेंगे। दूसरे में हम ऐड इन 3 करेंगे, सबको 3-3 में एक साथ ऐड करेंगे। देन कम्स फिफ्थ कॉलम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़कर बाकी को 3-3 में जोड़ेंगे। और 6 कॉलम में हम क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखना है कि जो भी 2 के पेयर या 3 के पेयर में नहीं आता वो उस डेटा को आपको छोड़ देना है। आइए देखते हैं, इसके बाद हमें एनालिसिस टेबल में जाना होगा। अब जिस ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है उस ग्रुप के सामने आप टिक लगाएंगे। जैसे अगर पहले कॉलम में 10 के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो 10 को टिक लगाएंगे। दूसरे ग्रुप में अगर 30 के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो 30 को टिक लगाएंगे। तीसरे ग्रुप में अगर 20 के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो 30 को लगाएंगे। इस तरीके से चौथे में अगर आप देखेंगे 20 और 30 दोनों के पास ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दोनों का टोटल है, तो आप उसमें लगाएंगे और सो ऑन। अब जिसके पास ये रिपीटेशन सबसे ज्यादा होगा वही मोड कहलाएगा। अगर ये क्लास इंटरवल होगा तो मॉडल ग्रुप कहलाएगा, अगर इंडिविजुअल वैल्यू है तो वो मोड बन जाएगा। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक टेबल आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज की दी हुई है। देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हम जाएं तो यहाँ हम देखते हैं पहला इसकी फ्रीक्वेंसी, ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज दिया हुआ है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको हमने टेबल के फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। अब जो पहला ग्रुप है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को दिया गया। अब पहले ग्रुप में हाईएस्ट क्या है उसको हमने यहाँ पे रेड से दिखा दिया है, आप इसको सर्कल बना सकते हैं। दूसरे ग्रुप में हमने क्या किया, दोनों को देखिए 50 और 70 इन दोनों को ऐड करके बन क्या, तो यू हैव टू ऐड इन टूज, पेयर ऑफ टूज। तो देखिए 80 और 150 को ऐड करके 230 लिख दिया, 180 एंड 120 को ऐड करके 300 लिख दिया, 70 एंड 50 को ऐड करके 120 लिख दिया।
अब हम थर्ड ग्रुप की अगर बात करें तो थर्ड ग्रुप की खासियत क्या होगी, हम इनको एक को छोड़ देंगे और दो दो में ऐड करेंगे। देखिए 50 को हमने छोड़ दिया है, अब 70 एंड 80 को ऐड किया है 150, 150 एंड 180 को ऐड किया 330, 120 एंड 70 को ऐड किया 190, 50 के आगे कोई पेयर नहीं बनाने लायक बचा, इसलिए 50 को भी छोड़ दिया। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया, तीन तीन में ऐड करेंगे। तो 50, 70 और 80 इन तीनों को ऐड कीजिए, आपका 200 आ जाएगा। 150, 180 एंड 120 ऐड कीजिए, आपका 450 आ जाएगा। बाकी तीन का पेयर नहीं बनेगा, उसको छोड़ देंगे। फिफ्थ आइटम में क्या करना है, आप पहले को छोड़ दीजिए, फर्स्ट आइटम 50 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको तीन तीन में ऐड कीजिए। 70, 80 एंड 150 को ऐड कीजिए, 300 आ जाएगा। 180, 120 एंड 70 को ऐड कर दीजिए, 370 आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो 6 में क्या करना होगा, पहले दो को 50 एंड 70 को छोड़ दीजिए, तीन तीन के पेयर में इनको ऐड कर दीजिए। और हर लाइन का, हर ग्रुप का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको आप रेड से दिखा दीजिए, या एनसर्कल कर लीजिए, या अंडरलाइन कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। यहाँ हमने रेड से दिखाया है। पहले कॉलम में 180 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच बिलोंग्स टू 40 to 45। तो पहले कॉलम में हम 180 जो 40 to 45 को बिलोंग करता है वहां हम एक टिक लगा देंगे। ये जो एनालिसिस टेबल आप देख लीजिए, एक तरफ ये सारे ग्रुप्स दिए जाएंगे और दूसरी तरफ क्लास इंटरवल्स दिया जाएगा। अब आप देखिए पहले ग्रुप में मैंने आपको बताया 180 किससे बिलोंग करता है, 40 to 45 से। तो नेचुरल है 40 to 45 के बीच में हमने टिक लगा दिया। अगर हम दूसरे कॉलम की बात करें तो दूसरे कॉलम में जो 300 है हाईएस्ट, ये टोटल है किसका, 180 एंड 120 का, जो कि 40 to 45 एंड 45 to 50 से बिलोंग करते हैं। तो दूसरे में देखिए आप, दूसरे ग्रुप में क्या किया हमने, 40 to 45 एंड 45 to 50 दोनों में हमें टिक लगाना है। इसी तरीके से जब हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं, 330 इज द सम ऑफ 150 एंड 180, 150 एंड 180 बिलोंग्स टू 35 to 40 एंड 40 to 45। इसको आप यहाँ पे 35 to 40 एंड 40 to 45 में ऐड कर देंगे, टिक लगा देंगे। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे, अब आप देखिए 370 इज द सम ऑफ विच नंबर, आप यहाँ देखिए 180, 120 एंड 70। तो आप क्या करेंगे, 40 to 45, 45 to 50 एंड 50 to 55 में इसको टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से जितने भी टिक्स आपके लगेंगे उनको अब आप ऐड कर लीजिए। आप देखिए इस ग्रुप में कोई टिक नहीं लगा है, इस ग्रुप में एक ही टिक लगा है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो टिक लगे हैं वो 40 to 45 में, यानी कि 40 to 45 इज going to become the model group of our question। अब आप आ जाइए 40 to 45 हमने पकड़ लिया है। 40 to 45 हमारा मॉडल ग्रुप कहलाएगा। अब 40 to 45 का जो फ्रीक्वेंसी वो हम FM से दिखाते हैं या F1 से दिखाते हैं। FM जो यूज करते हैं वो बताना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप है, और F1 जो यूज करते हैं वो एक सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं F0, F1, F1 से 2 से। तो इसके F देखेंगे, F1 के ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 कहलाएगा, और F1 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो F2 कहलाएगी। नाउ द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, Z is the indicator of mode is equal to L1, that is lower limit of the model group, plus F1 minus F2 over twice of F1 minus F0 minus F2 into I। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ रख रहे हैं और हमारा मोड आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मोड की खास के बाद अगर हम चाहें तो एक रिलेशनशिप फॉर्मूला भी इनमें पाया जाता है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो Z, that means mode is equal to thrice of median minus twice of x bar। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक में तीनों में रिलेशनशिप है। अगर आपको कोई दो चीज दी हुई है तो तीसरे के लिए आप टेबल वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, आप मोड निकाल सकते हैं। मोड दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, आप एक्स बार निकाल सकते हैं। तो इसको आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्पर्जन की बात करें, विच इज गोइंग टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल टूल्स। Dispersion is nothing but average of the deviations of different items of a series taken from the actual mean। प्यारे बच्चों, जब हम एक्चुअल मीन निकाल लेते हैं
हम देखते हैं कि एक्चुअल मीन, जैसे मैंने अभी पीछे केस में बताया, 0, 200 एंड 1000 में जो हमारा मीन आया है 400 आया। यानी कि अब हम क्या करेंगे, 400 निकालने के बाद हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है, वो एक्चुअल मीन से कितनी दूरी पे है। तो एक्चुअल डेटा से एक्चुअल वैल्यूज जो दी हुई है, एक्चुअल डेटा से एक्चुअल मीन की जो दूरी गैप है, उसको हम डिविएशन कहते हैं। और उस डिविएशन का एवरेज जो होता है वो डिस्पर्जन कहलाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट मीन, मीडियन, मोड ऑफ द सीरीज। सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड निकाल लीजिए। उसके बाद आपको निकालना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट dx और स्मॉल x यू कैन कैलकुलेट। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, x माइनस एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीडियन या एक्चुअल मोड। जब x में से उसको घटा देंगे तो आपको स्मॉल x निकल आएगा। और स्मॉल x को आप कह सकते हैं dx भी कह सकते हैं। इसकी एक खासियत है। खासियत क्या है, यू हैव टू इग्नोर नेगेटिव साइन। टू इग्नोर नेगेटिव साइन यू हैव टू शो मॉड्यूलस। दीज टू बार्स जो लगाए गए हैं, इनको हमने मॉड्यूलस के नाम से जाना है। अब इसके बाद आपको मीन डिविएशन निकाल सकते हैं। डिस्पर्जन अगर देखा जाए तो डिस्पर्जन में रेंज आता है, मीन डिविएशन भी आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी आता है और वेरिएंस भी आता है। तो आइए देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। अगर हम डिस्पर्जन देखें तो ये एल्जेब्रिक मेजर्स भी है और ज्योग्राफिकल मेजर्स भी है, एब्सोल्यूट मेजर्स भी है और रिलेटिव मेजर्स भी है। यहाँ पे हम देखते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रकार होता है रेंज का, दूसरा होता है क्वार्टाइल डिविएशंस का, तीसरा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, चौथा होता है मीन डिविएशन का। और अगर हम रिलेटिव मेजर्स की बात करते हैं तो इन सब में हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशंस निकालते हैं। ये रिलेटिव मेजर्स हैं। इनका वैल्यू कोएफिशिएंट में यानी कि लेस देन 0 आता है। आइए लेट अस स्टार्ट विद रेंज। प्यारे बच्चों, आप जब दुकान पे जाते हैं या आपके माता पिता दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार सबसे पहले पूछता है कि भैया किस रेंज का चाहिए आपको। ये रेंज क्या है? वो जानना चाहता है कि आप न्यूनतम कितना खर्च करना चाह रहे हैं और अधिकतम कितना खर्च करना चाह रहे हैं। तो रेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉलेस्ट आइटम। तो L is the indicator of largest item and S is the indicator of smallest item। आप इस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम अपॉन लार्जेस्ट आइटम प्लस स्मॉलेस्ट आइटम। लेट अस कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इन ए पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो आपका देखेंगे 100 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू इसके अंदर देखेंगे 10 है। तो आप 100 माइनस 10 करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। 90 इज गोइंग टू वर्क एज रेंज ऑफ द गिवन सीरीज। अब रेंज के बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो 100 माइनस 10, 100 प्लस 10, दैट मींस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा 0.8। कैलकुलेशन ऑफ रेंज इन ए डिस्क्रीट सीरीज। अगर डिस्क्रीट सीरीज है आपके सामने तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको f से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ x से मतलब है। स्मॉलेस्ट इज 0, लार्जेस्ट इज 45। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज 40। देन आप CR निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट आपका देखेंगे इसमें 1 आ गया। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रेंज इन ए कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में अगर आपको निकालना है तो भी आपको f से कोई मतलब नहीं है, आप सीधा क्लास इंटरवल से निकाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट इज 0, लार्जेस्ट इज 45, आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड। जब हम क्वार्टाइल्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो हमें बहुत सरलता से एक सीरीज को हम 4 इक्वल पार्ट में बांटते हुए देखते हैं। मीडियन एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, लेकिन क्वार्टाइल एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है। इसलिए Q1 इज द इंडिकेटर ऑफ 25% ऑफ डेटा, Q2 इज द इंडिकेटर ऑफ मिड वैल्यू और मीडियन दैट इज 50% ऑफ डेटा,
then Q3 indicates 75 and so on. Largest या highest quartile is Q3 and smallest quartile is Q1. So smallest, if you want to find out interquartile range, you have to find out Q3 minus Q1. Then quartile deviation can be find out by Q3 minus Q1 upon 2, and coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. In this way, you can find out quartile deviations and coefficient of quartile deviations. प्यारे बच्चों, अगर हम निकाल करके आप दिखाना चाहें कि कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल इन इंडिविजुअल सीरीज, अगर आप निकाल करके इसमें देखना चाहें तो देखिए, Q1 इज व्हाट, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4th आइटम. इससे पहले हमने मीडियन में साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2 लिखा था, क्योंकि हम सीरीज को 2 भाग में बांट रहे थे. नाउ वी आर डिवाइडिंग द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. देयरफॉर इन प्लेस ऑफ 2 यू हैव टू अप्लाई 4. ये आपका बेसिक डिफरेंस रहेगा. बाकी जैसे आप मीडियन निकालते रहे हैं वैसे ही आपको क्वार्टाइल्स निकालते हैं. सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, बस क्वार्टाइल यानी 2 की जगह 4 लिख देना है. आपको ये ध्यान रखना. इस तरीके से Q1 के बाद Q3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बस n प्लस 1 बाई 4 के आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4. आप देखिए इसके अंदर n प्लस 1 बाई 4 आपका निकला था, थर्ड आइटम 3 निकला था, और यहाँ पे आ जाएगा 9th आइटम. और 9th आइटम आप देख लीजिए, इसके अंदर 1 2 3 इस तरीके से 9th आइटम आप देखेंगे 21 है, तो 21 इज द Q3. अब इसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगाना है. इंटर क्वार्टाइल मीन्स Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 बाई 2, एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस. इनकी वैल्यूज को रखकर सॉल्व कर देना है. आपके सामने क्वार्टाइल्स आ गए. जहां तक डिस्क्रीट सीरीज की बात है, डिस्क्रीट सीरीज में भी मैंने आपको बताया कि आपको Q1 और Q3, सबसे पहले तो आपको CF निकालना पड़ेगा जस्ट मीडियन के पैटर्न पे, और जो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे 2 की जगह बजाय 4 आपको लिखना है. तो Q1 here in this particular case will be equal to size of n plus 1 by 4th item. n इसमें 51 है, 51 plus 1 by 4th item is 13th item. तो 13th item आपको देखना है, 13 is more than 9, it is more than 11, it is less than 17. Therefore, the value of 15 is going to the value of Q1. आपका Q1 आ जाएगा. जैसे आपने मीडियन निकाला है वैसे ही क्वार्टाइल्स निकालने हैं. अंतर सिर्फ ये है कि वहां आप 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ आपको 4 से डिवाइड करना है. अगर हम आगे बढ़े तो Q3 निकालने के लिए साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4th आइटम निकालना है. आपने n प्लस 1 बाई 4 ऑलरेडी निकाला हुआ है जो कि 13th है. 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 39th आइटम आ जाएगा. 39th आइटम देखिए 29 से भी ज्यादा